जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था संविधान को कब लागू किया गया, क्यों 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, उसमें कितना समय लगा था, कितना पैसा लगा था। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, संविधान की अंतिम बैठक जो हुई थी, संविधान का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और इस दिन संविधान पे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन पूछेगा संविधान पर कितने लोगों का हस्ताक्षर है, तो 224 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर 284 लोगों ने, 24 मैंने बोला, सॉरी इसके लिए, 284 लोगों का हस्ताक्षर है संविधान पर और लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। आज का जो टॉपिक है, अभी हम सीरियल वाइज पूरा चल रहे हैं, हमने देखा पूरा संविधान कैसे बना, पूरा संविधान हमने बना लिया, संविधान में क्या था। आज हम संविधान का एक अंक की बात करेंगे, प्रस्तावना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भाग मानने से मना कर दिया, पर 1973 में केशवानंद भारती बनाम संघ में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। समझ में आ रहा आपको? तो आज हम प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। और प्रस्तावना जिसे आप अपनी किताबों के लास्ट पेज पर देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुति, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठान की समानता, ये आपने प्रस्तावना अपने किताबों में पढ़ा होगा, लास्ट पेज पर रहता है। इसके बारे में आज थोड़ा सा हम जानेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संविधान की आत्मा किसको, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान की आत्मा, आप ऐसे जैसे मैं लिखता हूं ऐसे लिखते चलिए। संविधान की आत्मा किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो एक थे ठाकुर दास भार्गव। कौन थे? ठाकुर दास भार्गव ने, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है। एक और शख्स आए जिसने संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या बोला? भैया नहीं, ये आत्मा नहीं है, परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र है। उनका नाम था N.A. पालकीवाला। तो संविधान का परिचय पत्र क्या है भैया? परिचय पत्र है। किसने बोला? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। अब N.A. पालकीवाला जो थे, इन्होंने संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बोला? तो N.A. पालकीवाला ने। ठीक है। और एक और शख्स थे, राजनीतिक जन्म कुंडली बोला। राजनीतिक जन्म कुंडली
राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री भी बोल सकते हैं इसको, जन्म कुंडली, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं आप, जन्म पत्री, ठीक है। तो जन्म पत्री किसने बोला? के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने, ठीक है। तो अभी हमने देखा प्रस्तावना को, किसको भैया? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने बोल दिया? A.N. मुंशी ने, ठीक है। K.N. मुंशी ने क्या बोला कि भैया प्रस्तावना ना तो आत्मा है, ना परिचय पत्र है, जन्म कुंडली है या जन्म पत्री है। क्या बोलेंगे भैया? जन्म पत्री है। तो ऐसे लिखते चलिए आप, ठीक है। तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव आत्मा कहा। परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला, ठीक है। प से परिचय पत्र, प से पालकीवाला, ठीक है। यहां पे देखिए आत्मा ठाकुरदास, ठाकुर, ठाकुर ये दोनों हाथ मुझे दे दे, ठाकुर दोनों हाथ दे दे, यानी ठाकुर अंतिम समय चल रहा है, आत्मा ही तो चाहिए उसको, यानी आत्मा निकल जाएगा ठाकुर के अंदर से। अब तो आत्मा किसने कह दिया? ठाकुरदास भार्गव ने। परिचय पत्र कह दिया पालकीवाला यानी के पालकीवाला ने, और जन्म कुंडली बोल दिया किसने? के एम मुंशी ने। मुंशी का कोई काम ही नहीं है, कुछ भी कह सकता है वो, समझ रहा। अब हम देखेंगे जो हमारा प्रस्तावना है इसका आधार कहाँ से, भाषा कहाँ से लिया गया है, और साथ ही साथ इसका विचार कहाँ से स्टार्ट हुआ कि भारत में प्रस्तावना होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रस्तावना, ये वाला कलर, प्रस्तावना अब ये जो प्रस्तावना है भैया, जो ये प्रस्तावना है इसका विचार कहाँ से आया? भैया की प्रस्तावना होना चाहिए। साथ ही साथ आधार कहाँ का है? आधार, ये प्रस्तावना का आधार तो कोई ना कोई होगा, ठीक है। उसके बाद भाषा, भाषा कहाँ से लिया गया? ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, ये विचार कहाँ से आया कि भारत में संविधान में, भारत के संविधान में प्रस्तावना होना चाहिए। तो ये विचार उठा भैया अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से विचार लिया गया कि भारत के संविधान का एक प्रस्तावना होना चाहिए। और जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्तावना का है। किसका भैया? उद्देश्य प्रस्तावना। अब इस उद्देश्य प्रस्तावना को किसने पेश किया और कब पेश किया? कमेंट करके बता दो भैया। ये उद्देश्य प्रस्तावना जो था, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्ताव बोलते थे इसको, उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसी का लेटेस्ट टर्म हो गया था प्रस्तावना। और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रस्तावना। अब जो भाषा है कहाँ से लिया गया? भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है भैया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समझ में आया आपको? तो सबसे पहले आत्मा किसने बोला? ठाकुरदास भार्गव ने। और जीवन जन्म कुंडली के.एम. मुंशी, परिचय पत्र N.K.A. पालकीवाला, और साथ ही प्रस्तावना को जो विचार आधार और भाषा, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, विचार अमेरिका से, और आधार जो था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसका आधार था। अब देखेंगे प्रस्तावना में है क्या। तो हम भारत के लोग, पहली लाइन
जहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। हम कहाँ के लोग? भारत के लोग। हम भारत के लोग, ठीक है। भारत के लोग भारत को संप्रभुता, संप्रभु, भारत को संप्रभु समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, क्या बोलेंगे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य बनाएंगे। लोगों ने कहा, संविधान सभा के सदस्य जो थे उन्होंने कहा, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाएंगे। लोगों ने कहा, क्या कहा? ये बनाने से क्या फायदा? ये बनाने से क्या फायदा? तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा, हमें न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। समझ में आ रहा है? स्वतंत्रता मिलेगी। क्या मिलेगी? स्वतंत्रता। न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी और समानता मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगा भैया? समानता। अभी देखिए, आपको प्रस्तावना फट से याद होगा, पूरा प्रस्तावना फट से याद होगा। बड़े बड़े लोगों को छक्के छूट जाते हैं प्रस्तावना याद करने में, आपको याद होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब लोगों ने कहा, आप जब संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जब बना रहे हैं तो आपको मिल रहा है न्याय, स्वतंत्रता और समाजवाद। इससे क्या फायदा? न्याय, कैसा न्याय? तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि हम बताते हैं कैसा न्याय। आर्थिक न्याय। कैसा न्याय भैया? आर्थिक न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्थिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? सामाजिक न्याय। और लास्ट में राजनीतिक न्याय। समझ में आ रहा है ना? लोगों ने कहा, संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि हम प्रस्तावना को भारत के राज्य के लिए ऐसा बनाएंगे जिससे न्याय मिलेगा। और न्याय में कैसा? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हमारे भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो कितने प्रकार? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। कई बार पूछ रहे, इनमें से कौन सा भारत के प्रस्तावना में न्याय नहीं है? भारत के संविधान के प्रस्तावना में न्याय नहीं है। इन तीनों में से एक जो नहीं रहेगा उसको मार दो ट्रिक, ऑप्शन नंबर डी आंसर। समझ में आना? अब स्वतंत्रता किस प्रकार की भैया? तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसको डिजाइन नीचे तक बनाते हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता विचार की। कैसी? विचार की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली? कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार। तो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना।
विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, धर्म, विश्वास, उपासना, चाहे विश्वास, धर्म, उपासना। समझना, सबसे पहले आपके मन में विचार आएगा तो आप किसी को व्यक्त करोगे, और जब आप व्यक्त करोगे तो व्यक्ति विश्वास करेगा, और जब विश्वास करेगा तो उस धर्म को अपना लेगा और उस धर्म की उपासना करेगा। समझ में आया? अब समानता दो प्रकार की है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। एक प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता, दो प्रकार की समानता है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में। तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया? सबसे पहले बताया संविधान का आत्मा ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना को और परिचय पत्र एन.के. पालकीवाला, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने। उसके बाद हमने बताया भारत के संविधान का जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया, प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, विचार अमेरिका का था, और उद्देश्य जो था, आधार जो था, उद्देश्य प्रस्ताव का आधार था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उसके बाद हमने बताया भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द बताए गए, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप एक बार प्रस्तावना खोल के देख लो, एक बार प्रस्तावना खोल के देख लो, यकीन मानो याद हो गया आपको। ठीक है, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? न्याय कितने प्रकार का? 3। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये सब चीजें जब हम आगे आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो ये सब चीज हम प्रस्तावना से ऐड करते हुए चलेंगे। एक रियल देखा जाए, अगर आप प्रस्तावना को निचोड़ के पढ़ते हो तो आप भारत के संविधान का आधा हिस्सा पढ़ लेते हो, मौलिक अधिकार को पढ़ लेते हो। अब देखो प्रतिष्ठा की समानता, आर्टिकल 15 पढ़ोगे जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, 17 पढ़ोगे छुआछूत नहीं कर सकते। तो आपका प्रतिष्ठा की बात आई कि नहीं आई? अपनी इज्जत की बात आई कि नहीं आई? उसकी समानता हुई कि नहीं हुई? अब आप जब अवसर पढ़ोगे, आर्टिकल 16 पढ़ोगे, लोक नियोजन में समान व्यवस्था, यानी कि सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अवसर है। आर्टिकल 16 पढ़ोगे तो क्या अवसर समान मिला? स्वतंत्रता मिली अवसर की। अब चलते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक मतलब पैसा, सबके लिए समान व्यवस्था। आर्टिकल 43, 44, 45 इसमें देखोगे आप, राज्य सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगी, सामाजिक सेवा काम करेगी। राजनीतिक स्वतंत्रता, क्या आपको वोट देने का हक नहीं है? क्या आपको चुनाव लड़ने का हक नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता। अब आता है विचार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का ए का क, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के 1 का क। उसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता। धर्म में आ जाओ, आर्टिकल 25, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि आप किसी भी धर्म का अंतःकरण मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। आप अपने किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म की उपासना कर सकते हैं। ये प्रस्तावना में ही बता दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको यहां तक समझ में आया अच्छे से? अब हम बात करेंगे, अब क्या बात करना है यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब संप्रभुता के बारे में हम पहली क्लास में ही समझा दिए थे कि संप्रभुता क्या है। क्लियर है ना? संप्रभुता पहली क्लास में बता दिए थे। संप्रभुता होने के लिए क्या होना चाहिए? स्वयं का प्रभु, जिसको आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद करे। जो व्यक्ति, जो राज्य आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद करे, वो क्या है? संप्रभुता है। अब राज्य की बात रही तो राज्य के कितने तत्व थे? 4। पहली क्लास में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप पहली क्लास से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे संप्रभुता। अब संप्रभुता जो है, राष्ट्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता कौन है भैया? वास्तविक स्वयं का प्रभु कौन है? तो जनता है। जनता चाहे तो किसी को नेता बना सकती है, जनता चाहे तो किसी को नेता
के पद से हटा सकती है। तो वास्तविक संप्रभुता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। लिखना है तो लिख लीजिए, वास्तविक संप्रभुता जनता में निहित है। नाम मात्र का संप्रभुता राष्ट्रपति, नाम मात्र का संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। समझ में आ रहा है ना? अब साथ ही साथ कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, अब समाजवादी हो गया, पथ निरपेक्ष हो गया, इस सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कुछ संशोधन करना था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में, कब? 1960 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, बेरुवारी केस। कौन सा? बेरुवारी वाला मामला हुआ। बेरुवारी मामला, बेरुवारी केस हुआ सुप्रीम कोर्ट, संघ सुप्रीम कोर्ट के बीच ये मामला दर्ज हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते। 1960 के बेरुवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए हम इसमें 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? इसीलिए इसमें 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। फिर एक और केस हुआ 1973 में। अब 1973 में एक केस हुआ जिसका नाम था केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ, भारत बनाम भारत संघ। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी पहले केस जब 1960 में बेरुवारी का केस हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए इसमें 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस केस के तहत बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो 360 के बेरुवारी केस में। समझ में आया ना? 1973 में केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहले तो बोला नहीं है 1960 में, 1973 में बोला है, इसीलिए संविधान में 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। पर एक बात ध्यान रखिए, क्या आप इसके मूल ढांचे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मूल ढांचे का हनन नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे का हनन नहीं होना चाहिए। देखो 1960 में, अब लिखिए, इसमें लिखना है तो 1960 में बेरुवारी मामले में, 1960 में बेरुवारी बनाम, ऐसे लिखिए 1960 बेरुवारी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब दूसरा लिखिए 1973 केशवानंद बनाम भारत संघ, केशवानंद बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग भाग माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना,
अतः माना अतः 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है परंतु मूलभूत ढांचे का हनन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन, ये लिखेगा यहां ध्यान दीजिएगा, अतः मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समझ में आया आपको? 1960 में बेरुवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। पर 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इन्होंने बनाम भारत संघ में इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है पर इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस समय जितना कुछ इसमें लिखा गया है, जो भी संविधान प्रस्तावना में है, उसमें से कोई भी शब्द इधर उधर नहीं किया जा सकता, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब इसी एमेंडमेंट की वजह से एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। लिखिए 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में, किसमें भैया? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। पहला लिखिए समाजवादी। आप जो ये समाजवादी देख रहे हैं, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। दूसरा पथ निरपेक्ष। तीसरा अखंडता। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब पूछेंगे, अभी दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, जो मार दीजिएगा इन तीनों को छोड़कर। तो समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जबकि और कोई शब्द नहीं जोड़ा गया, केवल 3 शब्द जोड़ा गया था। समझ में आया आप लोगों को? तो आज की प्रस्तावना की क्लास कैसी लगी? अगर प्रस्तावना से आपके कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, आप आराम से डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको, वैसे ही धुआं में उड़ा दोगे। समझ में आ रहा है ना? तो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। आत्मा किसने कह दिया? ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कह दिया ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कह दिया NK पालकीवाला ने। राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री बोल दिया KM मुंशी ने। और 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। प्रस्तावना का विचार लिया गया अमेरिका से। आधार जो था उद्देश्य प्रस्ताव था। भाषा जो थी ऑस्ट्रेलिया से थी। प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में लोगों ने बोला संप्रभुता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। अब इससे क्या फायदा होगा? न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समाज समानता मिलेगी। न्याय में कैसा न्याय मिलेगा? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता में कैसी स्वतंत्रता? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। समानता में कैसी समानता? तो प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? उसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि संविधान में प्रस्तावना में 2 केस हुए। एक 1960 में बेरुवारी का केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और 1973 में केशवानंद का केस हुआ, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। इसमें प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। समझा? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और आज आपका प्रस्तावना भी खत्म हो गया और कल से स्टार्ट करेंगे भाग 1। और भाग 1 जो है भारत राज्यों का संघ, और उसी में पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक।
क्लियर है? तो आज का सेशन कैसा रहा, और कोशिश करेंगे कि आगे से जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी लिखवाते हुए चलेंगे। और आधुनिक इतिहास की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से आधुनिक इतिहास पढ़ना है, अच्छे इतिहास जैसे होता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, तो इतिहास, आधुनिक इतिहास जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। साथ ही साथ नोट्स बनवा रहे हैं, गजब का मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, जय हिंद।